हल्द्वानी में जो भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से प्रशासन की टीम पर जानलेवा हमला किया गया, उसे देखकर यही लगता है कि इस तरह के दंगाइयों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस पूरी हिंसा में करीब 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। प्रशासन की टीम ने केवल 2 लोगों की मौत की बात कही है। वहीं करीब 100 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस पूरी घटना को अराजकता के पैमाने से नापना चाहिए। जहां बनारस और अयोध्या में कई लोगों के घरों को तोड़ा गया, इसमें से कई मंदिर भी ध्वस्त किए गए जो कई 100 साल पुराने थे, लेकिन यहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हो गया कि हल्द्वानी में अवैध मदरसों को तोड़ने के लिए पहुंची पुलिस पर पथराव हो गया और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई? दरअसल अराजकता का पैमाना यहाँ बसे लोगों में इतना है कि उन्हें अपने खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई बदले की भावना से की गई कार्रवाई लगती है, और ऐसे में ये लोग अराजकता फैलाते हैं। इन दंगों से साफ हो गया है कि धर्म को लेकर इन लोगों की असहिष्णुता का ही नतीजा है कि आज देश की सरकार भी धर्म को लेकर राजनीति कर पा रही है। हल्द्वानी में जो हुआ उसकी स्क्रिप्ट पिछले साल ही शुरू हो गई थी, जब अतिक्रमण को हटाने के नाम पर लोगों को बेघर किया गया था। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। लेकिन सरकारी जमीन पर बने मदरसे को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसके बाद नगर निगम की टीम यहां पुलिस के साथ पहुंची थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने मदरसा चलाने वाली संस्था की याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने मदरसा को न तोड़ने की मांग की थी। अब जब हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मदरसे को ढहाने पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अपने धर्म को लेकर कट्टर और असहिष्णु होना। पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। डीएम ने तो यहाँ तक कहा कि पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ऐसे में कोई ये कैसे कहे कि ये धार्मिक कट्टरता नहीं है या अपने धर्म को लेकर असहिष्णुता नहीं है? क्या इस तरह की कट्टरता और अराजकता से दूसरे पक्ष को इसी के सहारे अपनी राजनीति चमकाने का मौका नहीं मिलेगा? हमारे देश में आज जिस तरह की राजनीति का स्तर गिर चुका है, उसका जिम्मेदार सिर्फ एक पक्ष नहीं है, बल्कि ये दूसरा पक्ष भी है जो धार्मिक कट्टरता से नीचे सोचने को तैयार ही नहीं है। पुलिस पर हमले और आगजनी की घटनाएं की खबर उत्तराखंड से आज तक नहीं आई। यहाँ तक कि उत्तराखंड आंदोलन के वक्त भी यहाँ के लोगों ने अपनी शहादत दी, लेकिन कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया अपनी बात मनवाने का, क्योंकि हिंसक प्रवृत्ति न कभी इस पहाड़ी राज्य की रही है और न कभी होगी। लेकिन इस तरह से जब अराजकता फैलाकर सोची समझी साजिश के तहत हिंसा की जाती है, तो सवाल अपने आप ही खड़ा हो जाता है कि क्या इन तरह के लोगों के प्रति कोई संवेदना होनी चाहिए? डीएम वंदना चौहान का कहना है कि छतों पर पत्थर रखे गए थे, घरों की छतों पर पत्थरों को इकट्ठा किया गया था। अगर अभी ये मदरसा नहीं ढहाया जाता तो लोग और तैयारी कर ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि पेट्रोल बम से हमला कर गाड़ियों को जलाया गया। पेट्रोल बम बड़ी संख्या में बनाए गए थे। वनभूलपुरा थाने पर भी पेट्रोल बम से हमला किया गया। अधिकारियों को थाने के अंदर से निकलने नहीं दिया गया, उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई। डीएम ने कहा कि पुलिस कर्मियों और प्रशासन की टीम पर फायरिंग की गई। थाने पर भी उपद्रवियों ने फायरिंग की। सोचिए, उत्तराखंड की धरती पर इस तरह के लोग भी रह रहे हैं जो इस तरह की साजिश को अंजाम दे सकते हैं, जो पेट्रोल बम से हमले कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से एक शांत प्रदेश के रूप में जाने जाने वाला उत्तराखंड आज हिंसक प्रदेश बन गया है। बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिसबर्स कर दिया गया। तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसके बाद भी जब वो मॉब डिसबर्स नहीं हुआ, तो कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है, वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली। पूरा प्रयास ये रहा कि हल्द्वानी का जो मेन शहर है उसको बचाया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से मॉब को एंटर ना होने दिया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र है उसको लिमिट किया जाए। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता, ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता उतना ज्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज्यादा हल्द्वानी में और ज्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती। ये जो मॉब था, जिन लोगों ने भी ये घटनाक्रम कल घटित किया है, इस मॉब का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं,
लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। ये घटना जहां एक तरफ मौजूदा सत्ता को इस पर राजनीति करने का मौका देगी, वहीं दूसरी तरफ कट्टरता और धार्मिक असहिष्णुता का पर्दाफाश भी किया है। देश के इस तबके को ये समझना चाहिए कि पहले उन्हें धार्मिक कट्टरता छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर वो संविधान की दुहाई देकर खुद को बचा सकते हैं।